अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो होंगे, नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे तो वो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रुकवा देंगे, वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। क्या ये हो पाएगा? और अब इजराइल क्या करेगा? क्या इजराइल इस हमले को जारी रखेगा या इजराइल अब फिलिस्तीन को आज़ाद करेगा? दो ही बातों पर समझौता हो सकता है, या तो इजराइल फिलिस्तीन को पूरी तरह से आज़ाद करे और जो उसने नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करे। क्या होगा आगे? इस वीडियो को देखिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये पहली तस्वीर देखिए, इस शख्स का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ये दूसरी तस्वीर देखिए, इस शख्स का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। ये तीसरी तस्वीर देखिए, जो बिडेन, जो अभी राष्ट्रपति हैं, अब जो चुनाव हार चुके हैं, जिनकी पार्टी चुनाव हार चुकी है। जो बिडेन इस बार राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं थे, कमला हैरिस थी जो उपराष्ट्रपति थी। इस कमला हैरिस और जो बिडेन की वजह से ये युद्ध इतना बड़ा होता गया। दरअसल यूक्रेन और रूस का युद्ध पहले शुरू हुआ। यूक्रेन को मदद का फैसला जो बिडेन की सरकार ने की और रूस इसी से खार खाए बैठा था। इसका फायदा जो है अब फिलिस्तीन को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा दोषी इसमें जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। सोचिए, रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। रूस के हमले से यूक्रेन के आम नागरिक उतना नहीं मारे जा रहे हैं, यूक्रेन के लोग उतना विस्थापित नहीं हुए जितना बेंजामिन नेतन्याहू के सनकी हमले से फिलिस्तीन के लोग हो रहे हैं। फिलिस्तीन की 25 से 30 लाख आबादी थी, वो पूरी तरह से बेघर हो गई है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं मारी जा रही हैं। उसके बाद इस शख्स ने लेबनान पर भी हमला किया। लेबनान के जो लड़ाके हैं हिजबुल्लाह, उसके प्रमुख नसरल्लाह को मार गिराया है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे रूस और चीन की मदद मिल रही है, लेबनान और नसरल्लाह जो है वो पूरी तरह से अब इजराइल पर हावी हो रहा है। चाहेगा भी डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध समाप्त करा दे तो अब शर्त होगी फिलिस्तीन का, अब शर्त होगा ईरान का, अब शर्त होगा लेबनान का, तब ये युद्ध खत्म हो सकता है। ताज़ा खबरें ये है कि ट्रंप के जीत के स्वागत में लेबनान के लड़ाकों ने जमकर इजराइल पर हमला किया। राष्ट्रपति पुतिन को मनाने में जो है वो ट्रंप जुट गया है और अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बेंजामिन नेतन्याहू की को वो करे क्या। जो बिडेन फिर भी चोरी छुपके बेंजामिन नेतन्याहू की मदद कर रहे थे, लेकिन दुनिया को पता है कि ट्रंप और पुतिन की दोस्ती कितनी मजबूत है। पिछले चुनाव में पुतिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने ट्रंप को जिताने के लिए काम किया है। जो बिडेन की सरकार ने इसकी जांच भी कराई थी। इसका तो मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच गहरी दोस्ती है और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। इसका मतलब है कि बेंजामिन नेतन्याहू को अब अमेरिका अकेले छोड़ देगा कि अगर तुम में ताकत है तो लड़ो और नहीं तो अपनी बर्बादी के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। वैसे भी अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो हमेशा मुसीबत से पल्ला झाड़ लेता है। वो मरे हुए सांप को कभी गले में नहीं लटकाता है। इससे पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल से बता सकता हूँ। इराक पर जब इराक शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था, जब वहाँ सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति थे, अमेरिका ने इराक को तबाह कर दिया, सद्दाम हुसैन को मार दिया। उसके बाद जब इराक तबाह होने लगा तो उसको उसके हाल पर छोड़कर वहाँ से भाग गया। इसी तरह से अफगानिस्तान में अमेरिका लड़ता रहा, फिर भाग गया तालिबान के हवाले करके। इसी तरह से अमेरिका वियतनाम में भी। तो अमेरिका की खासियत है कि वो कभी भी मजलूम और गरीब देश की मदद नहीं करता है, वो हमेशा अपना फ़ायदा सोचता है। और इस लिहाज से देखें तो अब अमेरिका मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री के साथ खड़ा होगा, न कि वो एक इजराइल के साथ। उसे पता है कि इजराइल अब मरा हुआ सांप है, जिसको गले में लटकाने से बदबू फैलेगी, उसका कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें एक कड़ी है जिससे लगता है कि हो सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को इनकार न किया जाए, वो है एलन मस्क। एलन मस्क इजराइल आ चुका है, दौरे कर चुका है, लेकिन एलन मस्क ने भी युद्ध को सही नहीं ठहराया था। एलन मस्क ने कहा था
कि हम फिलिस्तीन का पुनर्निर्माण करेंगे, इजराइल की भी मदद करेंगे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने उसे मनाने की कोशिश की थी। उसी के थ्रू वो डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचना चाहता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साफ साफ मानना है कि वो युद्ध रुकवाएगा, युद्ध से किसी का भला नहीं है, क्योंकि पुतिन उसके दोस्त है। इस युद्ध में पुतिन की बड़ी भूमिका है। अमेरिका को दो मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा। एक तो यूक्रेन की मदद बंद करनी पड़ेगी, तभी रूस मानेगा, और जैसे रूस मानेगा इजराइल पूरी तरह से अपने पैरों पर आ जाएगा। तो इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो बेंजामिन नेतन्याहू को होगा। न उसे जीत मिली, न फिलिस्तीन पर कब्जा हुआ। अब बदले में फिलिस्तीन को आज़ाद भी करना होगा, बदले में फिलिस्तीन का पुनर्निर्माण भी करना होगा, और धब्बा सबसे बड़ा लग गया। सोचिए, अब तक दुनिया को क्या पता था? दुनिया को पता था कि हिजबुल्ला आतंकी संगठन है, हमास आतंकी संगठन है, हुती आतंकी संगठन है, ईरान आतंकियों की मदद करता है। लेकिन इस युद्ध से साफ हो गया, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से इजराइल लगातार निर्दोष बच्चों को, मासूमों को मारता रहा। वो फिलिस्तीन के स्कूलों को, अस्पतालों को बर्बाद करता रहा। तो पूरी दुनिया जो अब तक इजराइल को सहानुभूति रखती थी इजराइल से कि इजराइल टेक्नोलॉजी वाला देश है, अपने दम पर बचा हुआ है, बीच में घिरा हुआ है इस्लामिक राष्ट्रों से, मुस्लिम देशों से, और ताकत से लड़ रहा है, आतंकवाद से लड़ रहा है, ये छवि इजराइल की खत्म हो चुकी है। अब दुनिया को पता चल गया, लगभग 100 से ज़्यादा देशों ने यूनाइटेड नेशन में वोटिंग करके कहा कि दरअसल आतंकवाद तो इजराइल फैला रहा है। तो न हमास, न हुती, न हिजबुल्ला, इन सबको अब सर्टिफाइड हो गया है कि अभी तक के लड़ाई में हिजबुल्ला हो, हमास हो या हुती हो, ये हमला कर रहे हैं इजराइल के सैनिक ठिकानों पर, जबकि इजराइल निर्दोष लोगों को मार रहा है। तो ये बड़ा मसला फंस गया है, और ये मसला ट्रंप के हाथ में है, और ट्रंप का पुतिन से दोस्ती है। तो वो अब यूक्रेन युद्ध भी सुलझेगा और इजराइल फिलिस्तीन का भी युद्ध सुलझेगा। बस शर्त इतनी है कि इसका हर्जाना जो है वो इजराइल को देना पड़ेगा, जैसे कभी जर्मनी को देना पड़ा था पहले विश्व युद्ध में। अब सवाल है कि बेंजामिन नेतन्याहू का क्या होगा? बेंजामिन नेतन्याहू के रक्षा मंत्री ने बगावत कर दी है। एक जो मिलीजुली सरकार के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, जैसे ही युद्ध रुकेगा, अभी देश में इमरजेंसी लागू है, सोचिए बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से 25 से 30 लाख, 1 करोड़ की आबादी में से इजरायली भी विस्थापित हो रहे हैं। अब जब युद्ध रुकेगा तो सारा हर्जाना इजराइल को भरना पड़ेगा, और अब इजराइल के लोग बेंजामिन नेतन्याहू से दूरी बना रहे हैं। एक पार्टी ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी है कि हम समर्थन वापस लेंगे। रक्षा मंत्री ने बगावत शुरू कर दी है, उसके बाद रक्षा मंत्री को हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन सवाल है कि बेंजामिन नेतन्याहू का क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने आपको शुरू से कहा था, 1 साल पहले से मैं कह रहा हूँ, 7 अक्टूबर को ये युद्ध शुरू हुआ था 2023 में। 7 अक्टूबर है, मतलब 1 साल 1 महीना हो गया। अब आप कल्पना कीजिए कि 1 साल 1 महीने में क्या हासिल हुआ बेंजामिन नेतन्याहू को। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध को इसलिए शुरू किया था क्योंकि सत्ता पर उसकी पकड़ ढीली हो रही थी, चुनाव हारने का अंदेशा था, क्योंकि वहां तो बैलेट पेपर से चुनाव होता, ईवीएम से होता नहीं है। तो वहां चुनाव हारने का अंदेशा था, और इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को राष्ट्रवाद के नाम पर एक युद्ध में धकेल दिया। और 1 साल 1 महीने के बाद ये साफ है कि अब इजराइल इस युद्ध में पस्त हो रहा है। ताज़ा हमले की बात करें तो लेबनान के लड़ाके लगातार तेल अवीव और इजराइल पर हमला कर रहे हैं। हुती समंदर में मोर्चा संभाले हुए है, और हमास सबसे ज़्यादा इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये साफ हो गया है कि इस युद्ध में इजराइल को कुछ भी हाथ नहीं लगा है, बशर्ते उसकी बदनामी हुई है। और साथ ही उसके पास जो एक तमगा था कि वो सुपर पावर है, टेक्नोलॉजी वाला देश है, वो सब कुछ इस तमगे से छीन गया है, और अब तो बाकायदा वो हथियारों का दलाल भी नहीं रहा। इस युद्ध में अगर सही मायने में देखा जाए तो रूस सबसे बड़ा लाभार्थी है। उसने हथियार भी बेचे। यूक्रेन युद्ध में भी उसे अब छूट मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका उसका साथ देगा और यूक्रेन का साथ छोड़ेगा। और इस युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान में होगा तो बेंजामिन नेतन्याहू होगा, क्योंकि उसकी सत्ता भी जाएगी, इजराइल का वर्चस्व भी खत्म हुआ, और बदले में उसे पुनर्निर्माण भी करवाना पड़ेगा। वहीं
फिलिस्तीन की आज़ादी के दिन अब दूर नहीं है। मैं बार बार कह रहा था कि फिलिस्तीन आज़ाद होगा। रही बात एलन मस्क की, तो वो अब तय होगा। एलन मस्क हमेशा से होशियार लोगों में गिना जाता है और वो ह्यूमन बीइंग एंगल से भी उसको देखा जाता है। एलन मस्क ने लगातार विज्ञान पर खर्च करके दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो मुझे नहीं लगता है कि एलन मस्क इस युद्ध में वो बेंजामिन नेतन्याहू से कई बार मिल चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो युद्ध करने की बात को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इससे पहले एलन मस्क ने कहा था कि वो फिलिस्तीन के पुनर्निर्माण में मदद करना चाहते हैं। इसी बीच खबर आई है कि कनाडा में लगातार जो भारतीय मूल के लोग हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। फिलहाल भारत सरकार भी वहाँ हिंदू कार्ड खेल रही है और भारत सरकार ने कहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा दी जाए कनाडा में, जबकि कनाडा में जो सिख समाज हैं वो लगातार जो सवर्ण हिंदू हैं उस पर हमला कर रहे हैं। सवर्ण हिंदुओं का कहना है, जो कनाडा के हैं, कि ये खालिस्तानी समर्थक लोग हैं, जबकि उन लोगों का कहना है कि ये लोग दरअसल आतंकवादी हैं। तो क्लैश बढ़ता जा रहा है और कनाडा में जिस तरह से भारतीय मूल के लोग लड़ रहे हैं उससे भारत की साख को बट्टा लग रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।